and welcome back to my channel. So here I am with a new unit, immunology of microbiology. So हम लोग immunology स्टार्ट करते हुए इसके फर्स्ट चैप्टर इम्यूनिटी पे डिस्कशन करेंगे और I will be discussing it with this अपूर्वा शास्त्री books PDF of microbiology. Now let's continue. तो इम्यूनिटी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये चैप्टर एक बेसिक ब्रीफ व्यू देगा आपको अबाउट द इम्यूनिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन, दैट इज इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो डेफिनेशन से शुरू करते हुए, इम्यूनिटी it is defined as the resistance which is offered by the host against microorganism or any foreign substance. So immunity एक तरह का रेजिस्टेंस है जो कि हम लोगों का बॉडी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ फॉरेन सब्सटेंस या फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, बहुत सारा के ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉजिंग पोटेंशियल रखते हैं. इम्यूनिटी को ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. इननेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से प्रेजेंट हो, ये इम्यूनिटी हम लोग थ्रू आउट लाइफ में गेन करके ये बर्थ से प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ. Now coming to innate immunity, it is the inborn resistance against infection that an individual possesses right from the birth due to his genetic or constitutional makeup. तो we are born with the innate immunity. Innate immunity हम लोग पैदा होने के साथ ही इसको ले करके आते हैं और ये हम लोगों को inborn resistance provide करता है infection के against. और जो बेसिक रीजन होता है इननेट इम्यूनिटी का, वो हमारा जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप होता है. इननेट इम्यूनिटी एक यूनिक टाइप का प्रॉपर्टी अटेन करवाता है हम लोग को और उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बाय फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, एक्स इन मिनट. इननेट इम्यूनिटी ये जो है ये हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस के जैसे एक्ट करता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. तो जैसे ही माइक्रोब्स एंटर करते हैं ये इमीडिएट एक्शन शो करता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं देखा जाता है. सेकेंड डिफरेंस, प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी पर अटैक पहले से नहीं भी हुआ हो तो भी इननेट इम्यूनिटी उस पर काम करता है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को प्रायर एक्सपोजर या फिर मतलब पहले के एक्सपोजर का ज़रूरत होता है उस सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्ट करने के लिए. द थर्ड डिफरेंस इज डाइवर्सिटी इज लिमिटेड. इननेट इम्यूनिटी एक्टिव होता है ओनली अगेंस्ट अ लिमिटेड रेपर्टोन ऑफ एंटीजन. इननेट इम्यूनिटी क्योंकि ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप पे बेस्ड होता है, ये हमें अनलिमिटेड काइंड ऑफ इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ये लिमिटेड होता है टू सर्टेन एंटीजन्स. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये इससे भी ज़्यादा वैरिड होता है एंड इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स. द डिफरेंस इज नॉन स्पेसिफिक. इननेट इम्यूनिटी के सेल वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं इन देयर एक्शन, ये डायरेक्टेड होते हैं अगेंस्ट एनी माइक्रोबियल एंटीजन. इननेट इम्यूनिटी डिफरेंशिएट नहीं करता है, ये नहीं देखता है कि बैक्टीरिया टीबी का है या फिर ई कोलाई का है या फिर व्हाटएवर इट इज, वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ऐसा नहीं देखा जाता है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी काफ़ी स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इननेट इम्यूनिटी इट हैज़ नो मेमोरी, कोई मेमोरी का कंपोनेंट नहीं होता है इननेट इम्यूनिटी में, इसीलिए रिपीटेड इन्फेक्शन में जो रिस्पॉन्स होगा वो आइडेंटिकल होगा. whereas it is not so in acquired immunity. Acquired immunity में हम लोग मेमोरी गेन करते हैं एंड सेकेंड
सेकेंडरी इन्फेक्शन में जो रेस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन से काफ़ी अलग होता है एंड काफ़ी इफेक्टिव होता है. नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी. द फर्स्ट स्टेप हियर इज रिसेप्टर इंटरेक्शन. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोजर के बाद सेवरल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, जो कि रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है अटैचमेंट. अटैचमेंट इन्वॉल्व करता है बाइंडिंग ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द रिसेप्टर ऑन द सेल ऑफ इनेट इम्यूनिटी. जो फर्स्ट स्टेप है हमारा रिसेप्टर इंटरेक्शन में वो है अटैचमेंट. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाइंड करते हैं टू दी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल ऑफ इनेट इम्यूनिटी. जो भी सेल है इनेट इम्यूनिटी के उनके रिसेप्टर से हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाइंड करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड है माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल. रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंजर्व्ड मॉलिक्यूल, they are common to the most microbial surface. They are called microbe associated molecular patterns. So they are repeating patterns of conserved molecule. कुछ ऐसे molecules होते हैं जिनमें की repeating patterns होते हैं. So, like if you take example, there is a pattern of M and M कोई glycoprotein है, just suppose. तो ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबियल सरफेस पे. ऐसे रिपीटिंग पैटर्न्स को हम लोग माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न बोलते हैं, और इन शॉर्ट MAMPs मैम्स. ये इंक्लूड करता है पेप्टिडोग्लाइकन, लाइपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड एंड लाइपोप्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सरफेस पे. ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली recognized होते हैं by the molecule present on surface of host cell. So ये जो हमारे माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ये रिपीटिंग पैटर्न है जो कि बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है. ओके, अब इस रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स को और रिपीटिंग मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है हमारा बॉडी और द होस्ट सेल सरफेस. लाइक होस्ट सेल सरफेस में फैगोसाइट्स आर द एग्जाम्पल जो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. ऐसे रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर को पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स और PRPS बोलते हैं. सो जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर या PRPS जो हमारे होस्ट सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो MAMPs और मैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये जनरली कंजर्व्ड रीजन में होता है जो कि इनकोडेड होता है बाय जर्म लाइन जीन्स. तो ऐसे रिसेप्टर्स का कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं. वन ऑफ देम इज टॉल लाइक रिसेप्टर और TLRs. ये क्लासिकल एग्जांपल है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का. इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ये मेन रिसेप्टर है फॉर इंड्यूसिंग इम्यूनिटी. सो ये एक वाइवा और MCQ क्वेश्चन हो सकता है. इवन इन MCQ लाइक इन PG examinations it can be asked. This toll like receptor ये most important pattern recognition receptor है जो कि होस्ट सेल में प्रेजेंट होता है. ये रिकॉग्नाइज करते हैं मैम्स को जो कि बैक्टीरियल सरफेस में प्रेजेंट होता है. तो ये रिकॉग्निशन ये फर्स्ट स्टेप होता है और ये एक काइंड ऑफ इंड्यूसर होता है इन अटैचमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट सेल सरफेस. अब सिग्नल जनरेट होता है फॉलोइंग द बाइंडिंग ऑफ TLRs टू मैम्स. जैसे ही TLR मैम्स से बाइंड करते हैं तो सिग्नल जनरेट होता है जो कि एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को. ये फर्दर स्टिमुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो कि इनकोड करता है साइटोकाइंस को, साइटोकाइंस एंड एज वेल एज एंजाइम्स. आफ्टर दैट there are several antimicrobial activity in the cell of innate immunity. So I hope you got this, but I'll explain to you in simple terms. बैक्टीरिया के ऊपर मैम्स प्रेजेंट होता है. मैम्स आर माइक्रोबियल एसोसिएटेड और माइक्रोब एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. ये मैम्स
बाइंड करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर से, जो कि होस्ट सेल में प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया हैज मैम्स एंड होस्ट सेल हैज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर. जैसे ही पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर बैक्टीरिया के मैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है. माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हमारे होस्ट सेल से अटैच्ड है. ये फर्दर सिग्नल जनरेट करता है एंड ये सिग्नल एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फर्दर स्टिमुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो कि इनकोड करता है फॉर साइटोकाइन एंड एंजाइम्स. अब जैसे ही साइटोकाइन एंड एंजाइम्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यू नो द फंक्शन ऑफ साइटोकाइन एंड एंजाइम, ये फर्दर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है हमारे बॉडी में, लीडिंग टू इनेट इम्यूनिटी. नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वायरस. बहुत सारे सेवरल मेडिएटर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के, जो कि एक्सर्ट करते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बाय वेरियस मैकेनिज्म. व्हाट आर दिस मैकेनिज्म? सो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर. एनाटॉमिकल बैरियर, ये इसके एग्जाम्पल में स्किन और म्यूकोसल सरफेस आते हैं. दे हैव अ स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. यहाँ पे पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जो कि इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता रहा है. वेल कम टू दैट, बट फर्स्ट let's finish the components of innate immunity. The first we saw under the heading of anatomical barrier there is skin, mucosal surface. फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर, pH और वेरियस सॉल्युबल सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ म्यूकोसा, ये आते हैं. सेकेंड इज फेगोसाइट्स. फेगोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, ये मेन कंपोनेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी के. ये रैपिडली रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन. फेगोसाइटोसिस 3 स्टेप का सीक्वेंशियल प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप, इसमें इनगल्फमेंट माइक्रोब होता है, जहाँ पे फेगोसाइट माइक्रोब्स को इनगल्फ करता है और सब्सिक्वेंटली होस्ट करता है फेगोसोम में. तो फेगोसाइट ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करके फेगोसोम बन जाता है. आफ्टर दैट जो सेकेंड स्टेप है वो फ्यूजन होता है लाइसोसोम का फेगोसोम से. फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज करके फेगोलाइसोसोम बनाता है, ये सेकेंड स्टेप है. और थर्ड स्टेप होता है माइक्रोबियल क्लीनिंग, जो कि एंजाइम्स के द्वारा होता है. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज नेचुरल किलर सेल और एनके सेल. ये भी मेडिएट करता है किलिंग ऑफ माइक्रोब्स. इसके अलावा अदर क्लासेस ऑफ लिम्फोसाइट जैसे कि बी और टी लिम्फोसाइट, ये भी कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है. However, there are also several rare type of lymphocyte जो कि शेयर करता है feature of both acquired and innate immunity. So these include gamma delta T cell, also known as intraepithelial lymphocyte. ये कुछ ऐसे lymphocyte है जो कि acquired as well as innate immunity दोनों ही के features को शेयर करते हैं. बस एक दो एग्जाम्पल्स याद रखने से हो जाना चाहिए. नाउ एनके टी सेल, ये भी कुछ ऐसे टाइप के सेल हैं. मार्जिनल जोन बी सेल, B1 सेल. नाउ द फिफ्थ कंपोनेंट इज मास्ट सेल. मास्ट सेल भी इनेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है जो कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी और अदर म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है. ये एक्टिवेट होता है बाय माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो कि बाइंड करता है टू टॉल लाइक रिसेप्टर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, या फिर बाय आईजीई एंटीबॉडी. आईजीई एंटीबॉडी या टॉल लाइक रिसेप्टर ये एक्टिवेट करता है मास्ट सेल को. ना इसके बाद अबंडेंट अमाउंट में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिलीज होता है जो कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन ये सब में रिच होता है. और फर्दर ये इनिशिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. सिक्स्थ कंपोनेंट में डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं. ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू माइक्रोब बाय प्रोड्यूसिंग न्यूमरस साइटोकाइंस, इनिशिएट करता है इन्फ्लेमेशन एंड सर्व एज वेहिकल ऑफ transporting the antigen from the skin and mucosal surface to the lymph node. ये वैसे तो कंपोनेंट्स के डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं. जस्ट
you have to remember the name. Like if you are asked what are the components of innate immunity, so you can say that anatomical and physiological barrier is there. Anatomical barrier में skin and mucosal surface आते हैं. Physiological barrier में pH, body temperature and soluble secreting mucosa आते हैं. Products of mucosa actually. Second में phagocytes, natural killer cell. There can be rare other classes of lymphocyte, not that important. Then there is mast cell, dendritic cell. We can say all of these. Now here is a table जो कि role of barriers in innate immunity बता रहा है. So skin barrier, it is like very basic. Okay, you don't even have to read about this. Just common sense का use करके you can know कि skin जो है वो entry of microbes को prevent करता है, right? इसके अलावा sebum production करता है जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को ये like prevent करता है एंट्री से. एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड कंटेन करता है और इनफैक्ट कुछ कुछ माइक्रोब्स को किल भी करता है. इसके अलावा म्यूकोसल बैरियर जो है ये ट्रैपिंग का काम करता है. जो भी हमारे म्यूकस में थ्रू नोस्ट्रिल्स और थ्रू माउथ ऐसे कोई माइक्रोब्स चला जाए अंदर तो वो इनको इंट्रैप कर लेता है. सीलिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रोपेल आउटसाइड मूवमेंट करवाता है माइक्रोब्स का ताकि जो अंदर आ गया है वो बाहर आ जाए. नॉर्मल फ्लोरा लाइक इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. वी नो गट बैक्टीरिया, द गट फ्लोरा, यू आर फेमिलियर विद दैट. ये सारे माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं. ये माइक्रो म्यूकोसल बैरियर के अंदर आते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर में देयर इज टेम्परेचर, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ कुछ बैक्टीरिया. एंड लो पीएच लाइक इन स्टमक, गैस्ट्रिक एसिडिटी जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स. Secreted product of mucosa जैसे saliva, tear, gastric juice, trypsin, bile, fatty acid, sperm and lactoferrin. Just remember saliva, tear, gastric juice, trypsin and it will be enough. So we saw the role of barrier in innate immunity. Now coming to the differences between innate and acquired immunity. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्रॉफ में यून थ्योरी पेपर्स में इनफैक्ट इन वाइवास इट कैन बी आस्क्ड. सो विल गो वन बाय वन. इनेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन जो कि एक इंडिविजुअल पोजेस करता है फ्रॉम बर्थ. बट एक्वायर्ड ये इंडिविजुअल एक्वायर करता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम. सेकेंड डिफरेंस इम्यून रिस्पॉन्स. इनेट इम्यूनिटी में मिनट्स में होता है बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इसको बहुत दिन लग जाता है और इट ऑकर्स इन डेज. इनेट इम्यूनिटी के लिए प्रायर एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में एंटीजेनिक एक्सपोजर के बाद ही इम्यूनिटी डेवलप करता है. इनेट इम्यूनिटी अगर हम लोग डाइवर्सिटी के टर्म में बात करें तो इट इज क्वाइट लिमिटेड. द डाइवर्सिटी इन इनेट इम्यूनिटी इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ रिएक्शन होते हैं. बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मोर वैरिड एंड स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है. इनेट इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट होता है. रिमेंबर मेमोरी इज एब्सेंट जबकि एक्वायर्ड में मेमोरी प्रेजेंट होता है. इनेट इम्यूनिटी में माइक्रोबियल एंटीजन डेवलप करते हैं. इनेट इम्यूनिटी डेवलप करता है अगेंस्ट एंटीजन जो कि शेयर होता है बाय मेनी माइक्रोब्स. बट इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये डेवलप करता है अगेंस्ट एंटीजन जो कि स्पेसिफिक होता है फॉर ईच माइक्रोब. इनेट इम्यूनिटी में होस्ट सेल रिसेप्टर नॉन स्पेसिफिक होते हैं. टॉल लाइक रिसेप्टर्स, दीज आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं. ये किसी भी माइक्रोब के लिए स्पेसिफिक नहीं है. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो रिसेप्टर होते हैं टी सेल रिसेप्टर या बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर ये काफी स्पेसिफिक होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, सो आई वोंट गो इनटू द इट अगेन. कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल, देन देयर इज क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, साइटोकाइन्स आर देयर.
और इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जो कि हम वैक्सीन वगैरह के थ्रू लेते हैं, नेचुरल जो कि पहले से बॉडी में, मतलब नॉट पहले से बट वो बॉडी में खुद डेवलप कर जाए आफ्टर एक्सपोजर। देन एक्टिव इज लाइक इट इज एक्टिवली गिवन इन द बॉडी, बट पैसिव जो हमारे बॉडी को बनाना पड़े। सो दिस वाज जस्ट इन ब्रीफ अबाउट देम। नाउ देयर इज this complement in inflammatory response, these are given. Coming to the complement pathway, the alternative and mannose binding pathway, they are the chief mediator of innate immunity. Alternative और mannose binding pathway ये दो complement pathway के types हैं जो कि chief mediators हैं innate immunity के। Alternative complement pathway ये activate होता है in response to bacterial endotoxin। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जब भी बॉडी में होगा एंड हमारे सेल उसके रेस्पॉन्स में ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। जबकि मैनोज बाइंडिंग पाथवे इसका स्टिमुलेटर माइनोज कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रेसिड्यू प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सरफेस पे, सेल सरफेस पे। सो ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे के लिए एक्टिवेटर बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं, एंडोटॉक्सिन होते हैं, जबकि मैनोज बाइंडिंग पाथवे के लिए एक्टिवेटर इज मैनोज कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू। एक्टिवेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट बहुत तरह के बायोलॉजिकल फंक्शंस शो करते हैं, सच एज लाइसिस ऑफ टारगेट माइक्रोब, जो भी टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइसिस, ये इधर बाय फॉर्मिंग पोर्स हो सकता है और बाय एनी डिफरेंट मैकेनिज्म। जो सेकेंड फंक्शन है वो स्टिमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा। थर्ड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का स्टिमुलेशन, ये इनेट इम्यूनिटी फर्दर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है। एंड द कॉम्प्लीमेंट दे आर लाइक अ ब्रिजिंग यूनिट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इज innate and acquired immunity said to be like bridged by complement। तो ये इसलिए होता है क्योंकि complement stimulate करता है acquired immunity को। so we can say that अगर innate immunity का activation हुआ है तो ultimately it can lead to acquired immunity का activation। now the second is inflammatory response। Inflammation, it is defined as biological response of vascular tissue to harmful stimuli like microorganism और foreign substance। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमारे वस्कुलर टिश्यूज दिखा रहे हैं उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। जो मेजर इवेंट जो होता है इन्फ्लेमेशन में वो फर्स्ट इज वैसोडाइलेशन, बहुत सारे वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होते हैं डैमेज टिश्यू से। ये डैमेज टिश्यू से जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं दे कैन कॉज वैसोडाइलेशन। सेकेंड इज लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ने के कारण प्लाज्मा प्रोटीन का लीकेज देखने को मिलता है। देन देयर कैन बी रिक्रूटमेंट ऑफ फेगोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल और वेरियस इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, ये रिक्रूट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। फेगोसाइट्स दे अंडरगो फॉलोइंग स्टेप। फेगोसाइट्स ये 4 स्टेप फॉलो करता है फॉर इट्स एक्टिवेशन। द फर्स्ट इज मार्जिनेशन, फेगोसाइट्स एडहियर करते हैं टू द एंडोथेलियम। सपोजली दिस इज द ब्लड वेसल एंड दिस इज द एंडोथेलियम, द एपिथेलियम लाइनिंग द ब्लड वेसल। तो ये जो फेगोसाइट्स हैं ये अपने आप को एंडोथेलियम के अलोंग मार्जिन और लाइन अप करते हैं लाइक दिस। सो इस प्रोसेस को मार्जिनेशन बोलते हैं। सेकेंड रोलिंग ऑन एंडोथेलियम, इसके बाद इनका रोल ऑन मूवमेंट शुरू होता है एंडोथेलियम में।
थर्ड इज एक्स्ट्रावाइजेशन या फिर मूव्स आउट ऑफ द वेसल, ये फर्दर ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज एक्स्ट्रावाइजेशन. एंड द फोर्थ इज कीमोटैक्टिक माइग्रेशन टू द इन्फ्लेमेटरी साइट. फेगोसाइट्स बाहर आने के बाद दे मूव ऑन टू द इन्फ्लेमेटरी साइट जहाँ पे इनका रोल होता है एज अ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर. तो ये 4 स्टेप था फेगोसाइट्स का. मार्जिनेशन, जहाँ पे ये लाइन होते हैं या एडहेयर हो जाते हैं एंडोथेलियम से. सेकेंड, रोलिंग ऑफ एंडोथेलियम. थर्ड, एक्सट्रावाइजेशन और मूवमेंट आउट ऑफ द ब्लड वेसल. एंड फोर्थ इज कीमोटैक्टिक माइग्रेशन टू द इन्फ्लेमेटरी साइट. और फर्दर इन्फ्लेमेशन में इनगल्फमेंट आता है ऑफ माइक्रोब एंड डेड मटेरियल, जो कि फेगोसाइट्स का एक्शन है. एंड देन देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब. फाइनली इन्फ्लेमेशन हमेशा प्रोटेक्टिव इन नेचर नहीं होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी समटाइम इंजीरियस. जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो हमारे बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव नहीं बट हार्मफुल होता है. द नॉर्मल रेसिडेंट फ्लोरा, जो कि हमारे इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट में है, वो सेवरल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं और ये हमारे बॉडी को एक तरह से माइक्रोब फ्री रखने का कोशिश करते हैं. ये compete करते हैं विद पैथोजन न्यूट्रिशन के लिए, जो कि फर्दर पैथोजन के न्यूट्रिटिव कंजम्पशन को कम करेगा. उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस. एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो कि कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं और ताकि माइक्रोब का ग्रोथ कम हो. उसके अलावा साइटोकाइंस के बारे में अगर देखें तो ये माइक्रोबियल एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज और वेरियस अदर सेल जो हैं ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं. और इस साइटोकाइन का काम होता है मेडिएशन ऑफ मेनी सेलुलर रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी के बहुत सारे सेलुलर रिएक्शंस को मेडिएट करने का काम करते हैं ये साइटोकाइन. और साइटोकाइन रिलीज कौन करता है? तो इट इज रिलीज बाय डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज एंड वेरियस अदर सेल एज वेल. साइटोकाइन के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे. इट इंक्लूड्स ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12, 16. Then there are interferon alpha, beta. There is transforming growth factor beta, like this. अब आते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन में. एक्यूट फेज प्रोटीन में वो प्रोटीन है जो कि लिवर में सिंथेसाइज होते हैं एट अ 3D कंसेंट्रेशन. बट इसका सिंथेसिस या तो बढ़ जाता है या घट जाता है एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. तो ऐसे प्रोटीन जो कि नॉर्मल कंडीशन में लाइक हेल्दी स्टेट में तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में सीडी कंसंट्रेशन में सिंथेसाइज हो रहा है. बट जैसे ही कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज करता है हमारे बॉडी में, इनका सिंथेसिस या तो एक्सपोनेंशियली बढ़ जा रहा है या फिर घट जा रहा है. दो लिवर एक प्राइमरी साइट है ऐसे एक्यूट फेज प्रोटीन के प्रोडक्शन का, बट ARP ये अदर सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अदर सेल तो कौन से अदर सेल वी आर टॉकिंग अबाउट? तो या तो एंडोथेलियल सेल हो सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो सकते हैं, मोनोसाइट और एडिपोसाइट. नाउ कमिंग टू पॉजिटिव ARP, there are proteins whose level increase during acute inflammation. So just now I told you कि कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस या तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. तो कुछ प्रोटीन जिनका सिंथेसिस इंक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है, उनको पॉजिटिव ARP बोलते हैं. एंड जिनका सिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है उनको नेगेटिव ARP बोलते हैं. पॉजिटिव ARP का एग्जांपल है सीरम एमाइलोइड A. इट कैन बी C-reactive protein, complement proteins like C1, C9, factor B, D, properdin, coagulation factor जैसे कि fibrinogen, von Willebrand factor, proteinase inhibitor, alpha-1 antitrypsin, फिर alpha-1 acid glycoprotein, ये सारे example हैं. You don't really have to mark them up, but just know few examples. Like you can remember serum amyloid A, C-reactive protein, you can remember coagulation protein, proteinase inhibitor, alpha-1 antitrypsin. These are the common examples.
कमिंग टू द नेगेटिव ARP, ये ऐसे प्रोटीन है जिनका लेवल कम हो जा रहा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करते हैं ताकि लिवर पॉजिटिव ARP का प्रोडक्शन को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो ये एक्ट करता है एज अ नेगेटिव फीडबैक, जो कि स्टिमुलेट करता है लिवर को पॉजिटिव ARP प्रोड्यूस करने के लिए। इसके एग्जाम्पल में एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, एंटीथ्रोम्बिन आते हैं। नाउ ARP का रोल क्या है? तो ARP वाइड वेराइटी ऑफ और एक्टिविटीज करता है जिसमें जो कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे होस्ट डिफेंस में और हमारे बॉडी के डिफेंस में अगेंस्ट एंटीमाइक्रोब। तो ARP इसका बहुत सारा एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करते हैं फर्दर ऑल फेगोसाइटोसिस एंड द प्रोसेस, जो कि एंटीमाइक्रोबियल में काउंट होता है। उसके अलावा मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स जो है मेटल के साथ चिलेशन और चिलेट फॉर्म करके, जैसे कि आयरन, कॉपर, इन लोगों को बैक्टीरिया के लिए अनअवेलेबल बना देता है ताकि उनके ग्रोथ में रिटार्डेशन हो। नाउ कमिंग टू सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन अभी हम लोगों ने देखा कि ये पॉजिटिव ARP का एग्जाम्पल है, तो मतलब ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टाइम पे राइज करता है। ये एक बीटा ग्लोबुलिन फैमिली का प्रोटीन है। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट कर जाता है विथ सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन ऑफ न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस प्रोड्यूस करता है एक सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन जो कि पॉलीसैकेराइड है। इस कार्बोहाइड्रेट को प्रेसिपिटेट कर देने के कारण इस प्रोटीन का नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन रखा गया। However, not an antibody against the C carbohydrate antigen of pneumococcus. However, CRP, so ऐसा हम लोग जनरली देखते हैं कि एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर रहा है, सो इट कैन बी एंटीबॉडी, राइट? क्योंकि एंटीबॉडी दिस इज व्हाट इट डज, एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट द एंटीजन, बट CRP कोई एंटीबॉडी नहीं है। रिमेंबर दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेशन के टाइम पे रेज कर जाता है, एंड ये किसी भी इन्फ्लेमेशन के टाइम पे रेज कर सकता है, इसीलिए ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ये काम नहीं कर रहा है। नाउ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और ये बहुत सारे लैब में डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की तरह यूज किया जा सकता है। नाउ CRP लेवल नॉर्मली ये 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन ये सेवरल फोल्ड इंक्रीज कर सकता है इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज कब होगा? जब ये लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये हैवी एक्सरसाइज, कॉमन कोल्ड, इवन प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ सकता है। बट मॉडरेट इज लाइक 1 to 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये कंडीशन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं टू ब्रोंकाइटिस, सिस्टाइटिस, मैलिग्नेंसी, पेनक्रेटाइटिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ सीवियर इंक्रीज और मार्क्ड इंक्रीज जब ये मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, तो ये हम लोगों को एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, मेजर ट्रॉमा में, सिस्टमिक वास्कुलाइटिस में देखने के लिए मिल सकता है। CRP को डिटेक्ट कैसे करें? तो CRP डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला प्रेसिपिटेशन मेथड, जो कि सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन को यूज करता है, बट दिस मेथड इज काइंड ऑफ ऑब्सोल्यूट नाउ, मतलब इसको अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, इट इज नॉट इन प्रैक्टिस नाउ। तो दूसरा मेथड है वो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट या फिर पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जहाँ पे हम लोग लेटेक्स पार्टिकल को यूज कर रहे हैं। लेटेक्स पार्टिकल को कोट कर दिया जाता है विथ एंटी CRP एंटीबॉडीज टू डिटेक्ट CRP। मच इन डिटेल बट ब्रीफली जितना भी हो सका, जितना भी चैप्टर में था, आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू गाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जो एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस किया, उनको ध्यान में रखते हुए विल प्रोसीड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफाइन करते हैं एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग फॉरेन सब्सटेंस which an individual acquire or adapts during the course of his life. So, immunity is the resistance against the foreign substance or microbes, we know that, right?
बट ऐसा इम्यूनिटी या ऐसा रेजिस्टेंस जो हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, not everyone, but it's like we're talking about an individual here, which an individual acquires or adapts during the course of life. It has a unique property जिस जिससे हम लोग innate and acquired को differentiate करते हैं. Mediated जो यहाँ पे acquired immunity के mediators हैं वो T cell and B cell हैं, chief mediators. Other component में classical complement pathway, antigen presenting cell and cytokine 2, 4, 5 आते हैं. Response यहाँ पे डेज में देखा गया है, नॉट लाइक इनेट इम्यूनिटी जहाँ पे रेस्पॉन्स मिनट्स में और आवर्स में देखा जाता था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन डेज टू वीक्स लग जाते हैं फॉर दिस development of immunity. Third, it requires prior microbial exposure. These all points have been discussed earlier, so I'll just go through them like briefly. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये तभी एक्वायर लाइक डेवलप करता है व्हेन देयर इज अ प्रायर एक्सपोजर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता है. ये बहुत स्पेसिफिक होता है, किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एंटीबॉडी डेवलप करता है, और ये डायरेक्ट होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स. मेमोरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोर्शन ऑफ टी और बी सेल मेमोरी सेल बन जाते हैं प्राइमरी कांटेक्ट के बाद, और फर्दर जब भी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर होता है वो सेम माइक्रोब का, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है. डाइवर्सिटी यहाँ पे वाइड है. ये टाइम तो लगता है इस इम्यूनिटी को एक्वायर करने में, बट ये एक वाइड रेंज ऑफ रेपर्टोयर प्रोवाइड करता है ऑफ एंटीजन्स. नाउ होस्ट सेल रिसेप्टर जो यहाँ पे है, टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर है, इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर्स आते हैं, ये इनकोडेड होता है हमारा जीन. अब फर्दर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से, एक्टिव एंड पैसिव, एंड द सेकेंड इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी. एक एक करके इन सबके बारे में बात. टॉकिंग अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी वो रेजिस्टेंस है जो कि डेवलप करता है एक इंडिविजुअल में आफ्टर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. किसी भी तरह का एंटीजेनिक स्टिमुलेशन हमारे बॉडी में हो, उसके बाद जो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करता है इज एंटीजन एक्टिव इम्यूनिटी. ये होस्ट सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जिसके बाद एक्टिव टी सेल, बी सेल और स्पेसिफिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है. एक्टिव इम्यूनिटी को फर्दर आर्टिफिशियल एक्टिव एंड नेचुरल एक्टिव में डिवाइड करते हैं. आर्टिफिशियल एक्टिव वो जो कि नेचुरली एक्सपोजर हो माइक्रोब और या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन उसके बाद डेवलप करे, उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. जैसे कि नेचुरली किसी इंडिविजुअल का exposure or to measles, supposedly measles virus, rubella virus or this kind of infection. उसके बाद जो like chickenpox is a very good example of this one. ये फिर हमारे बॉडी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है. और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि डेवलप करता है आफ्टर एक्सपोजर टू इम्यूनोजन बाय वैक्सीनेशन. आर्टिफिशियल वो जो हम लोग बाहर से वैक्सीन देने के बाद हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल एक्टिव बोलते हैं. जैसे अभी रिसेंटली ऑल ऑफ अस वी गॉट वैक्सीनेटेड फॉर कोविड, राइट? सो कोविड के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है वो एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है. और अदर एग्जाम्पल्स लाइक measles, पोलियो एंड अदर वायरस. एज होस्ट इम्यून apparatus यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग इसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. एंड इट ऑफन फेल्स टू डेवलप व्हेन द होस्ट इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल में हम लोग वैक्सीन ऐसे ही नहीं दे सकते हैं. इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड. एंड ऑल्सो वैक्सीन का फुल सक्सेस रेट
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में बहुत कम है। एक्टिव इम्यूनिटी का ये एक्चुअली बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी है और इसका ड्यूरेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। कुछ वायरस या इन्फेक्शन के लिए लाइक चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, ये हमें इसके वैक्सीन ये हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बट वहीं ऑन द अदर हैंड कुछ वायरस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही इम्यूनिटी देता है हम लोगों को। इसके भी पीछे भी रीज़न है लाइक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, एंटीजेनिक शिफ्ट, दिस आर लाइक द रीजन जिसके वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस एंड ऑल का इम्यूनिटी उतना ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लास्ट नहीं करता है। फर्दर इट मे ऑल्सो लास्ट एज लॉन्ग एज द माइक्रोब इज प्रेजेंट, या फिर एक बार डिजीज क्योर हो जाए उसके बाद फिर वो इम्यूनिटी खत्म हो जा रहा है, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। इसको प्रीमोनिशन या फिर कॉन्कॉमिनेंट इम्यूनिटी बोलते हैं। ऐसा इम्यूनिटी जो जब तक माइक्रोब हमारे बॉडी में है, जब तक डिजीज है, तब तक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट एक बार डिजीज क्योर हो जाए देयर विल बी नो लॉन्गर एनी इम्यून प्रोटेक्शन इन आवर बॉडी। इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्पर्सीड्स, प्लाज्मोडियम, मलेरिया एंड ऑल। नाउ एक्टिव इम्यूनिटी ये प्रोटेक्टिव ये ओवरऑल प्रोटेक्टिव नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल हीमोफाइलस ड्यूसेरी, ऐसे पेशेंट जो हीमोफाइलस ड्यूसेरी से सफ़र कर रहे हैं, ये कंजेनेटल और जेनेटल रीजन डेवलप कर सकते हैं री इन्फेक्शन के बाद, इवन दो कि प्राइमरी इन्फेक्शन इनका एक्टिव था। तो ये सारे केसेस में नहीं तो बट कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर। अब हम लोग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। ऐसा इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स जो एंटीजेनिक एक्सपोजर के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा होता है, उसको प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं। प्राइमरी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और क्या क्या इवेंट्स हैं, विल सी दैट फर्स्ट इज लेटेंट और लैग फेज। एक्टिव इम्यूनिटी हमेशा लेटेंट पीरियड के बाद डेवलप करता है, which follows the antigenic exposure. Latent period followed होता है by antigenic exposure. So first there is antigenic exposure, उसके बाद एक latent period या lag period आ रहा होता है। इस पीरियड के बाद ही हमें हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। ये कॉरस्पॉन्ड करता है टू द टाइम जब भी होस्ट का इम्यून अपैरेटस एक्टिव होता है या एक्टिव लाइक ये इनिशिएशन या फिर स्टिमुलेशन का पीरियड होता है एक तरह से। सेकेंड इज इफेक्टर सेल। जो मेजॉरिटी ऑफ सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं वो टी सेल एंड बी सेल होते हैं। दे आर अगेंस्ट द एंटीजेनिक स्टिमुलस। और फिर ये एक्टिवेटेड टी एंड बी सेल फर्दर डेवलप करते हैं या फिर एक्टिवेट होते हैं इनटू इफेक्टेड टी एंड बी सेल। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि टी एंड बी सेल दे आर कन्वर्टेड टू इफेक्टेड टी एंड बी सेल। इफेक्टेड टी सेल हेल्पर टी सेल, साइटोकाइन साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, जबकि बी सेल ये प्लाज्मा सेल इंक्लूड करता है। मेमोरी सेल एक माइनर प्रोपोर्शन बनाता है टी सेल का और बी सेल का एज वेल। ये की सेल होता है जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। फर्दर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी सर्च, फिर तो बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है मेनली आईजीएम टाइप, और एंटीबॉडी अपीयर करता है सीरम में ये स्लो और स्लगिश मैनर में ये पीक रीच करता है और मेंटेन करता है लेवल फॉर अ वाइल एंड देन फॉल डाउन। तो ये एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एंटीजेनिक एक्सपोजर हो रहा है, ये इम्यून रेस्पॉन्स है राइट, और ये एक तरह से टाइम है। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसमें अभी हमारा इम्यून रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है। सी इट्स लाइक स्ट्रेट गोइंग स्ट्रेट, इट्स ऑलमोस्ट नील। इस पीरियड को लैग फेज बोलते हैं। फिर सडनली इम्यून रेस्पॉन्स राइज करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये आईजीएम का हाईएस्ट यहाँ पे ये पीक दिख रहा होता है। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। जब ये डिक्रीज हो रहा होता है और नेगेटिव फेज में आ रहा होता है, इस टाइम को सेकेंडरी या एंटीजेनिक एक्सपोजर बोलते हैं। जब भी
सेकेंड टाइम वो सेम इन्फेक्शन से हमारा बॉडी फेस करे तो वहाँ पे सेकेंडरी एंटीजेनिक एक्सपोजर या सेकेंडरी एंटीजेनिक रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होने से पहले एक नेगेटिव फेज देखने के लिए मिलता है, उसके बाद फिर एक फर्दर इंक्रीज और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे IgG टाइटर हाई होता है और ये रिस्पॉन्स जो है ये प्राइमरी रेस्पॉन्स से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सेकेंडरी रेस्पॉन्स ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी रेस्पॉन्स। नाउ सेकेंडरी रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए ये डेवलप करता है टू द सेम एंटीजेनिक एक्सपोजर जो कि बाद में हो रहा होता है, लाइक सेकेंड टाइम। लेटेंट पीरियड या तो यहाँ पे एब्सेंट होता है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है, क्योंकि मेमोरी बी सेल बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं एंटीजेनिक एक्सपोजर के बाद, जिसके कारण यहाँ पे लेटेंट पीरियड शॉर्ट होता है। नेगेटिव फेज हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के टाइम पे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एंटीबॉडी लेवल इट मे बी लोअर देन इट वाज बिफोर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीबॉडी का जो लेवल है वो स्टिमुलेशन से पहले जितना था उससे ये कम हो सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सपोज्ड एंटीजन जो है वो कंबाइन कर लेता है प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी के साथ, इसलिए एंटीबॉडी लेवल सीरम में फॉल कर जाता है। तो जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एक्सपोजर होता है तो एंटीजेंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, तो जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इस एंटीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण एंटीबॉडी का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए ये नेगेटिव फेज देखने मिलता है। अब फर्दर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा फिर ये लेवल ऊपर चला जाता है, जैसे कि हमने IgG टाइटर में देखा। एंटीबॉडी सर्च ये सेकेंडरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स में प्रॉम्प्ट होता है, पावरफुल होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेनली IgG ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि बूस्टर डोज के बाद ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब ये इसलिए इसको एक तरह से हम लोग वैक्सीन से अगर को रिलेट करें तो वैक्सीन का जो बूस्टर डोज है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डोज। कमिंग टू पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं as the resistance which is transferred to a host in a ready-made form without any active participation of host immune system। ये ऐसा इम्यूनिटी है या फिर ऐसा रेजिस्टेंस है जो हम लोगों को रेडीमेड तरह से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है, हमारा बॉडी इसमें कोई भी एक्शन या फिर अपना इनपुट नहीं डाल रहा है। ये आप लोगों को लाइक सपोज how can I say, like, it's like going to a restaurant and getting a ready-made food is passive immunity, but ingredients ला करके घर में खुद से बनाना and cook करना is active immunity। I hope this is clear। It was a silly example but just to make you people understand। So जैसे कि हम लोगों ने एक्टिव इम्यूनिटी को नेचुरल आर्टिफिशियल में डिवाइड किया था, सेम तरह से पैसिव इम्यूनिटी को भी हम लोग नेचुरल एंड एक्टिव में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल का एग्जांपल क्या है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस में एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होता है जो कि IgG एंटीबॉडी होता है। ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। इसमें बेबी के इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, मदर का रेडीमेड ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज IgG जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेबी में और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, लाइक रेबिस इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है रेसिपिएंट में उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। नाउ पैसिव इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनो डेफिशिएंट इंडिविजुअल में, जहाँ पे उनका खुद का इम्यून एम्पैरेटस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है कि वो जनरेट करे या रिस्पॉन्ड करे एंटीजेनिक रिस्पॉन्स एंड ऑल। तो ऐसे इंडिविजुअल में हमारा पैसिव इम्यूनिटी बहुत काम आता है और ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जैसे कि रेबिस में एक
बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लिया हुआ है बट उनको लाइक डॉग बाइट हुआ या किसी अदर मेथड से उनको रेबीज से इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे इंडिविजुअल में हम बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन या रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेकर के इनको बचाया जा सकता है। नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसे तो हम लोग देख चुके हैं बट जस्ट लेट्स लिस्ट इट आउट हियर। प्राइमरी अगेंस्ट होता है अगेंस्ट फर्स्ट एंटीजेनिक चैलेंज, जबकि सेकेंडरी सब्सिक्वेंट एंटीजेनिक चैलेंज के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी स्लो है, स्लगिश है, बट सेकेंडरी पावरफुल है, प्रॉम्प्ट है, प्रोलॉन्ग्ड और लॉन्ग लास्टिंग है। प्राइमरी में लैग पीरियड देखने मिलता है, सेकेंडरी में कोई लैग पीरियड नहीं होता है, या तो अगर हो भी रहा है तो इट इज़ शॉर्ट। प्राइमरी में कोई नेगेटिव फेज नहीं है बट सेकेंडरी में you'll see नेगेटिव फेज। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी लो टाइटर प्रोड्यूस होता है या IgM होता है, एंड एंटीबॉडी यहाँ पे स्पेसिफिक होता है बट लेस एविड, जबकि सेकेंडरी में IgG टाइप एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है और ये हाई टाइटर होता है। ये लेस स्पेसिफिक होता है बट मोर एविड। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है वो नेव बी सेल है, बट सेकेंडरी में ये मेमोरी बी सेल है। रिमेंबर दैट नेव बी सेल ही फर्दर मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट होता है। नाउ प्राइमरी में टी डिपेंडेंट एंटी इंडिपेंडेंट एंटीजन दोनों ही प्रोसेस होते हैं, जबकि सेकेंडरी में देयर आर ओनली टी डिपेंडेंट एंटीजन विच आर प्रोसेस्ड। पैसिव इम्यूनिटी फास्टली डेवलप करता है, नो लैग और नेगेटिव फेज, कोई मेमोरी नहीं है, कोई बूस्टर डोज इफेक्टिव नहीं होता है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू ब्रिज बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऐसे तो हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कवर कर लिया है, बट लेट्स नॉट लीव दिस पार्ट। सो इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है, इनको हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा तो सही, अलग अलग इनका मैकेनिज्म भी देखा, बट ये एक साथ फंक्शन करते हैं एक हाईली इंटरएक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मैनर में, और साथ में वर्क करने का रिजल्ट ये होता है कि हमें एक मोर एफिशिएंट एंड मोर हाईली इंटरएक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सर्टेन इम्यून कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन बोथ द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ऐसे इम्यून कंपोनेंट्स को हम लोग ब्रिजिंग और ब्रिज कंपोनेंट बोलते हैं। इसमें इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैक्रोफेज और डेंड्राइट है, जो कि इननेट इम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस, बट ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जैसे एक्ट करता है जब भी ये एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंट करे तो टी सेल। सो नॉर्मली तो ये इननेट इम्यून सिस्टम के पार्ट है, बट एंटीजन ये एक्ट करते हैं एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और APC जब भी इनको एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंट करना होता है तो टी सेल। ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन सीक्रेट होता है मैक्रोफेज से और ये टी सेल एक्टिवेशन में पार्ट लेता है। इसके अलावा देयर इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी और ADCC, ये एक टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, CMI है, जो कि बोथ इननेट एंड एडेप्टिव कंपोनेंट के जैसे एक्ट करता है। इसके एग्जांपल में आते हैं इनके सेल यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं टारगेट सेल को, जो कि कोटेड होते हैं विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स are there, cytokines are there, rare class of lymphocytes are there. Let's not go in detail. Now other type of immunity में हमें local immunity या mucosal immunity को देखा जाता है। लोकल या म्यूकोसल इम्यूनिटी ये इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि एक्टिव होता है म्यूकोसल सरफेस पे, नाम से ही क्लियर है, जैसे कि इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी, GIT, म्यूकोसा, बकल कैविटी, ये सब में जो म्यूकोसल सरफेस जो हमें इम्यूनिटी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है उनको लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं। ये मेडिएटेड होता है बाय IgA एंटीबॉडी, रिमेंबर दिस, और यहाँ पे सिक्रेटरी IgA सेल और इम्यूनोग्लोबुलिन देखने के लिए मिला है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब एट द लोकल साइट। लोकल साइट जैसे कि बकल कैविटी, हम लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन के टाइम पे ही बहुत सारे माइक्रोब्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स को या फिर फॉरेन सब्सटेंस को
हमारा आईजीए सिक्रेटरी आईजीए इनहिबिट करता है। ये एक तरह से या फिर एक एग्जांपल है लोकल इम्यूनिटी का। ये नेचुरल इन्फेक्शन से या फिर लाइव वैक्सीन से भी इंड्यूस किया जा सकता है। एग्जांपल इज लाइक ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि ओपीवी हम लोगों को दिया जाता है बच्चे में। लाइक ये इसके बाद फर्दर अगर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को सिक्रेटरी आईजीए एंटीबॉडी हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, कोटेड हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंड फर्दर सब्सिक्वेंट पोलियो वायरस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। जबकि इंजेक्टेबल किल्ड पोलियो वैक्सीन में ऐसा नहीं देखा गया है। नाउ कमिंग टू हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों को प्रॉफ के क्वेश्चन से भी देखने के लिए मिल जाएगा। इन माई यूनिवर्सिटी इट वाज अ PYQ। तो हार्ड इम्यूनिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ अ कम्युनिटी टुवर्ड्स अ पैथोजन। एक पूरे कम्युनिटी का इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन इज हर्ड इम्यूनिटी। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग एपिडेमिक्स, ऐसे डिजीज जो कि इंडिविजुअल में नहीं बट एक बहुत लार्ज नंबर में एक कम्युनिटी में फैल रहा है। हर्ड इम्यूनिटी अच्छा होता है अगर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इम्यून होते हैं उस पैथोजन के लिए, और अगर लेकिन एपिडेमिक्स में ये इम्यून रिस्पॉन्स कम होने का कारण इरेडिकेशन ऑफ डिजीज पॉसिबल नहीं होता है या फिर लेस लाइकली होता है। नाउ एलिमेंट जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी ये है क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हर्ड स्ट्रक्चर जो कि टाइप ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पैथोजन पे डिपेंड करता है। ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है इन कम्युनिटी अगेंस्ट ऑल पैथोजन, लेकिन ये सारे कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। नाउ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है टू फॉलोइंग इन्फेक्टिव वैक्सीनेशन, जैसे कि इन डिजीज लाइक डिप्थेरिया, पर्टुसिस वैक्सीन, MMR वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन एंड स्मॉल पॉक्स। एडॉप्टिव इम्यूनिटी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट टी लिम्फोसाइट के रेस्पॉन्स में डेवलप करता है। इसको ट्रांसफर फैक्टर भी बोलते हैं हम लोग, और ये CMI लो वाले पेशेंट में जैसे कि लेप्रोटोमेटस लेप्रोसी में देखा गया है, ऐसे डिजीज में ये ट्रीटमेंट के तरह यूज हो सकता है। सो विद दिस विल एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड आई होप आई वाज हेल्पफुल एंड आप लोगों को समझ में आया जो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। प्लीज मेक नोट्स and revise it again and again. Watch the video before you like go for your exams, and I'll try to complete the whole immunology on my channel, so please do subscribe.